नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारे मनोविज्ञान के अधिगम प्रकरण में सीखने के जो सिद्धांत हैं उनको करेंगे। सीखने के सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत विधिवत तरीके से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं उसका नाम है थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। तो थार्नडाइक सिद्धांत को हम कई भागों में बांट कर करेंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके सभी नाम करेंगे, फिर थार्नडाइक का परिचय करेंगे, फिर सिद्धांत का अर्थ और उसके बाद प्रयोग और अंत में हम करेंगे सिद्धांत के अभिप्रेरित। हमारे को इस सिद्धांत को पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है इस चीज के बारे में हम करेंगे, यानी कि इस सिद्धांत के निष्कर्ष जो नियम बने हैं वो नियम सारे करेंगे और एक शिक्षक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले थार्नडाइक सिद्धांत जो है इसमें इसके उपनाम है कई। देखिए, पहला उपनाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थार्नडाइक सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि थार्नडाइक का मानना है कि हम जो भी कार्य करते हैं उनमें अनेक प्रकार के हम प्रयास करते हैं, त्रुटियां करते हैं और उसके बाद हम सही कार्य को अंजाम देते हैं। थार्नडाइक जो है वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। आप सभी जानते हैं संज्ञानवादी जो होते हैं वो बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं और जो व्यवहारवादी हैं वो महत्व देते हैं अभ्यास को ज्यादा। इसके अलावा निर्मितिवाद जो है वो रचनात्मक क्रियाओं को महत्व देते हैं, निर्माण कार्य को महत्व देते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो यही कहते हैं कि हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, किसी चीज को बार बार करते हैं। तो यहाँ पे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी यही इन्होंने कहा। आगे है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत का मतलब यह है कि हमारे सामने एक विशेष लक्ष्य, उद्देश्य, कोई वस्तु होगी जो हमें कार्य करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो यहां उद्दीपक प्रतिक्रिया कह दीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया कह दीजिए। प्रतिक्रिया का मतलब तो है कि बहुत सारी क्रियाएं हमने की है, विशेष प्रकार की क्रियाएं की। अनुक्रिया का मतलब है किसी एक क्रिया के पीछे अनुसरण करके हमने उस काम को किया। थार्नडाइक के प्रयोग में ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया कह सकते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने कहा है। थार्नडाइक का मानना है कि एक उद्दीपक है, एक प्रतिक्रिया है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, दोनों में जो घनिष्ठता बनती है वही सीखने का कारण है। इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहा। फॉर उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा टारगेट जो है वो 10 बजे विद्यालय जाने का है, मेरा लक्ष्य है 10 बजे का। तो उस लक्ष्य को देख करके मैं क्या करूंगा, क्रियाएं करूंगा, जैसे कि समय पर नहाना है, तैयार होना है और उसी टारगेट के अनुसार मैं अपनी क्रियाएं करता रहूंगा। वो 10 बजे का समय मेरे लिए क्या है, एक उद्दीपक है, एक स्टिमुल है और जिसके लिए मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं। तो यहां पे संबंध, इन दोनों में संबंध जितना घनिष्ठ होगा आदमी सीखेगा। तो यहां पे ये बात आ गई। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का मतलब है किसी चीज को बार बार करना और आप सभी जानते हैं कि बार बार अभ्यास से सीखना व्यवहारवादी मानते हैं, जिनमें कि थार्नडाइक भी एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक है जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो यहां किसी काम को बार बार करके सीखा जाता है तो आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर थ्योरी तो ये मान लीजिए कि इसका ही एक अंग्रेजी रूप है, स्टिमुल रिस्पॉन्स थ्योरी हम ये कह सकते हैं। अधिगम का ठोस सिद्धांत, ठोस सिद्धांत प्रिय विद्यार्थी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत ने सीखने के जो वास्तविक मूल्य हैं उनको स्थापित कर दिया था। इन्होंने, थार्नडाइक ने शिक्षा के स्तर में एक नींव का पत्थर रख दिया अपने सिद्धांत के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान का पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो उत्तर क्या आता है, थार्नडाइक का नाम आता है। तो ठोस सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत कह सकते हैं सीखने का ये। उत्तम प्रतिक्रिया का चयन सिद्धांत,
थार्नडाइक ने जिस प्रयोज्य के ऊपर ये प्रयोग किया, बिल्ली पर किया, तो बिल्ली ने अनेक क्रियाएं करते हुए एक सही क्रिया का चयन किया जिसे नाम दिया गया उत्तम प्रतिक्रिया का चयन सिद्धांत। सीखने का संबंध सिद्धांत जो कि संबंधवाद से जुड़ा हुआ है। एस.आर. बॉन्ड थ्योरी, थोड़ा सा अंग्रेजी रूपांतरण कर देंगे इसका, ये भी ध्यान रखना है। संयोजनवाद का सिद्धांत, इससे थोड़ा सा इसी संबंधवाद का नाम अलग से। बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। व्यवहारवादी सिद्धांत तो है ये, तो एक तो ये अपने को नाम जो है सभी के सभी ध्यान रखने हैं। दूसरी तरफ हमें जो थार्नडाइक है उनका परिचय। सबसे पहले जो पूरा नाम है एडवर्ड ली थार्नडाइक, ध्यान रखना है। अमेरिका के रहने वाले थे। सिद्धांत जो दिया इन्होंने वो 1913 में अपनी जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान जो प्रकाशित की, उसके अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अपने को थोड़ा सा इस पे ये भी ध्यान देना है कि इस सिद्धांत का विचार मन में कब आया, तो ये थोड़ा सा तारीख का ध्यान रखना है। 1898 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो है अपने सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रकाशित कब कराया? 1913 में इसको प्रकाशित करवाया, पुस्तक के माध्यम से आम जनता के बीच ही आया पूरी तरह से। इसके अलावा एक तारीख और भी ध्यान रखनी है, 1930 की तारीख, जिस कह सकते हैं संशोधनात्मक, जिसमें संशोधन किया अपने सिद्धांत में। पहला संशोधन जो किया सिद्धांत पे 1930 में किया। तो यहां पे मूल जो तारीख है देखो प्रकाशित होने की, वो कितनी है? 1913 है, ये ध्यान रखना है। अगर 1913 विकल्प में नहीं है तो 1898 में प्रारूप तैयार होना, विचार का आना, कंसेप्ट का आना, ये ध्यान रखेंगे। और पहला जो संशोधन है वो कब हुआ? 1930 में, जो बड़ा चर्चित रहा, बड़ा प्रसिद्ध रहा। पुस्तक का नाम ध्यान रखें। प्रयोज्य, इन्होंने किन किन जीवों के ऊपर ज्यादा प्रयोग किए हैं? तो देखिए, बिल्ली है, मुर्गियां हैं, कुत्ते हैं, चूहे हैं, इन सभी प्रयोज्यों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। और जब इन्होंने प्रयोग किया तो किसी क्रिया को करने के लिए सामने जो लक्ष्य उद्देश्य के रूप में जो उद्दीपक रखा वो कौन था? मछली के मांस का टुकड़ा रखा। बिल्ली के सामने इन्होंने जो सामग्री रखी उसे कार्य को करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो वो क्या था? हमारा मछली के मांस का टुकड़ा। आगे प्रयोग स्थल, इन्होंने अपना प्रयोग हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। विशेष बात ध्यान रखनी है कि इन्हें पशु मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बहुत सारे पशुओं पर, जीवों पर प्रयोग किए, तो ये उपनाम इनका ध्यान रखना है। 1874 में इनका जन्म हुआ, 1949 में मृत्यु हुई। ऐसे प्रश्न थ्योरेटिकल आते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें इनका जो काल है वो ध्यान रखना है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, और ये एक प्रकार्यवादी और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कहने का मतलब पहले प्रकार्यवादी संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे और बाद में ये व्यवहारवाद में शामिल हो गए। तो ये बेसिक जानकारी जो है, जो अपने मेन जो मनोवैज्ञानिक का, मुख्य मनोवैज्ञानिक जो आधार प्रस्तुत करता है, आपने तो याद भी कर लिया होगा कि ठोस सिद्धांत यानी आधार प्रस्तुत करने वाले सिद्धांत, तो उस हिसाब से आपने इसको याद करना जरूरी है, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आखिरकार ये प्रयोग कैसे किया और इससे कौन कौन सी बातें निकल करके सामने आई, और आखिरकार क्या होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक प्राणी को चुना, बिल्ली को चुना, जिसे कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप में प्रयोज्य की संज्ञा दी। इस बिल्ली को 24 घंटे भूखा रखा गया ताकि इसके अंदर प्रणोद उत्पन्न हो सके। बिल्ली का 24 घंटे भूखा रहना मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या है? एक प्रणोद है, एक तनाव है। आगे उसे पिंजरे में बंद किया गया, बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा गया। ये जो पिंजरे में बंद होना, उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप में क्या है? बाधा है। अब पिंजरे के बाहर थार्नडाइक ने एक मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। ये मछली के मांस का टुकड़ा मनोवैज्ञानिक भाषा में उद्दीपक है। देखिए, पूरा सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक शब्द हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले बिल्ली को लेना, थोड़ा उसको भूखा रखना 24 घंटे, तनाव का पैदा होना,
बंद रखना, बैरियर बाधा मतलब बाधा में रखना उसको पिंजरे में। उसके बाद मछली के मांस का टुकड़ा उसके सामने रखना, बाहर रखना पिंजरे से, जो कि उद्दीपक है जो कार्य करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। आगे इस उद्दीपक को देख करके जो बिल्ली है वो पिंजरे के अंदर उछल कूद करने लग जाती है, पंजे चलाने लग जाती है, काटने लग जाती है, और साथ ही साथ कोई छोटी मोटी जो दराजें हैं उन दराजों से देखने लग जाती है। ये जो कार्य है उसके, ये सारी प्रतिक्रियाएं कहलाएंगी त्रुटि और प्रयत्न वाली प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं। उसके बाद जब बिल्ली ऐसा करती है तो संयोगवश क्या होता है कि पिंजरे के अंदर जो दरवाजे को खोलने का खटका लगाया हुआ है उस पर उसका पैर लग जाता है और जो दरवाजा वो खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बिल्ली बाहर आकर के इस उद्दीपक की प्राप्ति कर लेती है और अपने प्रमोद को शांत करती है। जब प्रमोद को शांत करने के लिए उद्दीपक की तरफ आती है तो ऐसी स्थिति में बिल्ली जो है, बिल्ली को दोबारा से हल्का पुनर्बलन देने के बाद पुनः पिंजरे में डाल दिया जाता है। पिंजरे में जाने के बाद बिल्ली जो है फिर से यही क्रियाएं करती हैं, फिर से पैर खटके पर लगता है और बिल्ली ने दोबारा से उद्दीपक को प्राप्त करती है। थार्डाइक पुनः उसे पिंजरे में डाल देते हैं। इस प्रकार बिल्ली ये क्रियाएं करती है और बाद में उसे पता चलता है कि किस प्रकार पंजे को हम खटके पर रख करके दरवाजे को खोल सकते हैं। ये जो साइकोलॉजी में दरवाजे का खुलना, खटके पर पैर रखना, ये कहलाएगा उत्तम प्रतिक्रिया का चयन। ये सारी क्रियाएं त्रुटि एवं प्रयत्न है, भूल है, लेकिन यह है उत्तम प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया। इस सही प्रतिक्रिया को थार्डाइक बार बार दोहराते हैं। यह दोहराना कहलाता है अभ्यास। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इसे हम अभ्यास कहेंगे। इस सही क्रिया को बार बार करवाना, दोहरान करवाना, यह ध्यान रखना है, कहलाएगा अभ्यास। और जब उद्दीपक और अनुक्रिया आपस में जुड़ जाती हैं अभ्यास के माध्यम से, तो इससे इन दोनों के मध्य बॉन्ड बनता है, जिसे इन्होंने संबंध का नाम दिया है। और इसी संबंध के माध्यम से हमारा अधिगम होता है, ऐसा थार्डाइक का मानना है। तो यहां पे थार्डाइक ने क्या कहा है, अपने सिद्धांत का मतलब मीन क्या है, अर्थ क्या है। तो इन्होंने कहा कि कोई उद्दीपक सामने होता है, उसे देखकर प्राणी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और उद्दीपक जो होता है और प्रतिक्रिया जब वो करता है तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया में आपस में बॉन्ड हो जाता है, संबंध हो जाता है। ये संबंध का निर्धारण हमारे मस्तिष्क पर, हमारी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। तो मस्तिष्क जो है वो इस बॉन्ड में सहायक रहता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है, ऐसा किसका मानना है, ये एक सहायक है, ऐसा थार्डाइक का मानना है। तो इसी बॉन्ड के माध्यम से इंसान सीखता है। तो इसके मुख्य जो चर हैं इनका ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक रूप में इनके क्या क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह भी ध्यान रखना है। अब इस प्रयोग के माध्यम से थार्डाइक जो थे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और मनुष्य के सीखने के 8 महत्वपूर्ण नियम बताए। अब वो 8 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब थार्डाइक ने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाले उनसे कुछ नियम बनाए जो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार बना। इन्होंने कुल अपने प्रयोग से 8 नियमों का प्रतिपादन किया। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं और 8 में से मुख्य या प्रधान नियम 3 बताए और जिन्हें गौण और अप्रधान कह सकते हैं वो थे 5। तो प्रश्न, कुल नियम कितने, 8, मुख्य या प्रधान नियम कितने, 3, गौण व प्रधान आपसे पूछे तो कितने हैं, 5 हैं। मुख्य नियमों को याद करना है अपने को। मुख्य नियम पहला है तत्परता या तैयारी का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। ये नियम क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि बच्चे को बेहतर तरीके से हम किस प्रकार सिखा सकते हैं। जैसे पहला नियम कहता है तत्पर या तैयारी का नियम। यह कहता है कि जब तक कोई विद्यार्थी या अधिगम करता या सीखने की इच्छा रखने वाला पूर्णतः तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो ऐसी स्थिति में अधिगम जो होगा कम होगा, गति स्थिर होगी। तो सबसे पहले अधिगमकर्ता की रुचि, इच्छाएं या आवश्यकताएं इत्यादि का हमें ध्यान रखना है। एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मां ने पूछा क्यों नहीं जा रहा, क्या तुम्हारे पास बैग नहीं है, क्या कॉपी नहीं है, क्या पेन नहीं है, क्यों नहीं जा रहा बेटा,
तो बालक ने कहा कि माँ आज मेरा मन नहीं है। तो जब रुचि या मन नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को बच्चों को न करवाएं। सबसे पहले हमें बच्चे को तैयार करना है, उसमें रुचि विकसित करनी है कार्य के प्रति, ताकि वो उसको करे। तो यहाँ पे रुचियों इच्छाओं को महत्व देता है। एक बालक की विकास उसकी अवस्थाओं को महत्व देता है। कौन सा नियम? तत्परता या तैयारी का नियम। दूसरा नियम अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह कहता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें कोई कार्य बार बार करवाइए, इतने बार करवाइए कि वो उद्दीपक और प्रतिक्रिया दोनों जुड़ जाएं, वो कार्य एक यंत्रवत हो जाए, एक मशीन बन जाए। इतनी बार दोहरान कराइए। और ये दोहरान करना, इससे क्या होगा? किसी काम को हम बार बार करेंगे तो क्या होगा? बार बार करने से क्या होगा कि हमारा जो सीखने की गति हो ज्यादा हो जाएगी, सीखना सरल हो जाएगा, है ना, तीव्रता आएगी, निश्चितता आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात निश्चितता। निश्चितता का मतलब है कि सही बिल्कुल फिट काम होगा। उदाहरण के लिए आप अगर किसी चीज को 10-15 बार पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपके विकल्प आते हैं उनमें आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती है। आप तत्काल देखते टिक कर देते हैं ये वाला ही है इसका, है ना। लेकिन यदि उसी कार्य को हम बहुत कम करते हैं, 2 या 3 बार ही दोहरान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहां जाकर के दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सामंजस्य नहीं बना पाते, असमंजस में पड़ जाते हैं, है ना। तो ये है अभ्यास का नियम कि किसी कार्य को बार बार किया जाए ताकि सीखना निश्चित हो, सरल हो और तीव्र हो। ये बात ध्यान रखें। अभ्यास का जो नियम है ये जीव मनोविज्ञान से प्रभावित है, डार्विनवाद के नियम से प्रभावित है। डार्विनवाद से कौन सा नियम प्रभावित है? तो हम कहेंगे अभ्यास का नियम, क्योंकि अभ्यास का नियम कहता है कि जिस अंग का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिस चीज का व्यवहार में ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, जिसका नहीं करते वो लुप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, डार्विनवाद से जुड़ा हुआ, ध्यान रखना है। प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम क्या कहता है कि जिस चीज से हमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है, हम उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं और उसे जल्दी सीख लेते हैं। जिससे हमें असंतोष मिलता है, पीड़ा मिलती है, उस व्यवहार को हम छोड़ देते हैं। कहने का मतलब जो हमारे लिए लाभदायक है उस कार्य को हम तत्परता से सीख जाते हैं, और जिसके प्रति हम जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उसको हम नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो यहां पे ये जो नियम है ये पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। पुरस्कार और दंड, है ना, अभिशंसा और निंदा को बताने वाला कौन सा नियम है? प्रभाव या परिणाम का नियम है। तो यहां पे थार्नडाइक ने पुरस्कार दंड वाली बात बताई थी अपने सिद्धांत में 1913 में, अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में। लेकिन बाद में इसी सिद्धांत का एक उप सिद्धांत इन्होंने निकाला, उप नियम निकाला, जिसका नाम है प्रभाव का विस्तार नियम। देखिए प्रभाव का विस्तार नियम ये कब निकाला दोस्तों? ये निकाला 1930 में। 1930 में ये विस्तार का नियम निकाला। तो ध्यान रखना है, इसमें ये बताया कि जो दंड होता है उसको कम किया जाए, वो शारीरिक नहीं होना चाहिए, वो शाब्दिक होना चाहिए। तो यहां पे दंड को कम करने वाला ये नियम रहा है। शारीरिक रूप से दंड बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि शाब्दिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें दंड देना चाहिए। तो ये बात इसमें थोड़ी सी बताई है। तो पुरस्कार और दंड नियम की थोड़ी सी व्याख्या इसमें की गई है। आगे जो है गौण या प्रधान, जिनकी संख्या 5 है, बहुअनुक्रिया का नियम। ये बहुअनुक्रिया का जो नियम है ये कहता है कि किसी काम को हम जब बहुत बार करते हैं, बहुत बार करना कहने का मतलब कि हमारे इसमें सारे के सारे प्रयास आते हैं और त्रुटियां आती हैं। प्रयास और त्रुटियां, भूलें जो है हमारी, वो भी हमें सीखने का मौका देती हैं। तो यहां पे प्रयास त्रुटि सिद्धांत को दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे बहुअनुक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। मनोवृत्ति और मानसिक विन्यास का नियम यह कहता है कि बच्चे की किसी चीज के प्रति, जो चीज वो करने जा रहा है उसके प्रति उसका कैसा नजरिया है, कैसा दृष्टिकोण है। यदि उस चीज के प्रति उसका सकारात्मक नजरिया है तो अधिगम जो होगा वो प्रभावी होगा। यदि उस विषय के प्रति वो नकारात्मक है तो ऐसी स्थिति में अधिगम नहीं होगा। एक बच्चा जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ना नहीं चाहता, तो हमें उसे पढ़ाई की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। अगर उसका दृष्टिकोण खेल कूद के प्रति अच्छा है तो हमें उसे खेल कूद की ओर बढ़ाना चाहिए। तो मनोवृत्ति का नियम दृष्टिकोण वह किसी राय, किसी विचार को दर्शाता है, बच्चे की अधिगम करता है। ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है?
आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि अधिगमकर्ता को जो विषय वस्तु आप दो, जो पाठ्यक्रम दो, जो कार्य दो, वो पूरी तरह से नियोजित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, खासकर वो अंशों में होना चाहिए, छोटे छोटे पदों में होना चाहिए। तो आंशिक क्रिया का नियम विषय वस्तु पर बल देता है कि विषय वस्तु क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, और पाठ्यक्रम जब बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, तो वो पाठ्यक्रम कैसे सीखेगा भाई? छोटे छोटे अंशों में सीखेगा। छोटे छोटे अंशों में, कहने का मतलब कि शिक्षा शास्त्र का नियम है ना कि अंश से पूर्ण की ओर, तो ये नियम जो है इसी शिक्षा शास्त्र के नियम को बढ़ावा दे रहा है। कौन से नियम को भाई? अंश से पूर्ण की ओर। ये ध्यान रखना है कि बच्चे को पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ानी चाहिए, उसके बाद उसका पूरा रूप बताना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 1857 लिखा मैंने और 17301949, अब मैं आपको ये कहूं कि इस संख्या को याद करके दिखाओ आप। अब ये पूरी संख्या है 185717301949, इतनी बड़ी संख्या को याद करने में थोड़ी चुनौती, कठिनाई आएगी, बाधाएं आएंगी। अगर इसी संख्या को यदि हम 3 भागों में बांट लें, देखिए कैसे होगा ये 1857, 1730, 1949, इस प्रकार हम 3 भागों में बांट के इसको पढ़ेंगे तो अधिगम जो होगा वो सरल होगा और प्रभावी होगा। ऐसा ये कहता है आंशिक क्रिया का नियम। अगला नियम जो है वो है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम ये कहता है कि बच्चे को जब पढ़ाओ तो पहले उसको पूर्व जो ज्ञात है, पूर्व जो अनुभव है, उसके बारे में बताओ आप। उससे पहले उसने क्या सीखा है, पहले उससे वार्तालाप कीजिए और जो बिंदु आप करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके बारे में उसको क्या ज्ञात है, उसको क्या आता है। तो पूर्व अनुभव से नए अनुभव को जोड़कर के हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा कौन सा नियम कहता है भाई? आत्मीकरण का नियम कहता है। क्या कहता है? पूर्व से नए की ओर, पूर्व अनुभव से नए अनुभव को जोड़ना चाहिए, डायरेक्टली मुख्य बिंदु पर नहीं आना चाहिए। आप देखते हैं कि हम प्रस्तावना करते हैं, है ना, जब बच्चे को पढ़ाते हैं सबसे पहले प्रस्तावना निकालते हैं। प्रस्तावना में हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, 5 प्रश्न पूछते हैं जो बीएड में आपने बार बार पूछे होंगे। तो वो प्रश्न क्या है? वो बच्चे को आपसे कनेक्ट करने के लिए, उसके पूर्व अनुभव को आपसे कनेक्ट करने के लिए है, उसके बाद मूल बिंदु को हमें करवाना चाहिए। तो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ नियम कौन सा है भाई? आत्मीकरण का नियम है, ये ध्यान रखना है। और ये नियम ये भी कह सकते हैं बच्चे को जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ही पढ़ाना चाहिए। बच्चे को जो चीज बच्चे को आ रही है पहले से, फिर नई चीज के बारे में बताना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र जो है ज्ञात से ज्ञात की ओर, इस पर आधारित नियम कौन सा है इन 8 में से बताइए? आत्मीकरण का नियम। अंश से पूर्ण की ओर नियम कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। अंतिम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि बच्चे को जब आप अधिगम करवा दो तो नया बिंदु लेके आओ तो वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे अधिगम स्थानांतरण इजी होगा और बच्चा नई चीजों को जल्दी सीख लेगा। ये नियम ये कहता है। कहने का मतलब बच्चे को सीधा बाइक चलाना न सिखाएं, पहले उसे साइकिल चलाना सिखाएं, उसके बाद बाइक चलाना सिखाएं। तो साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाना सिखाना बच्चे को थोड़ा सा इजी रहता है। तो हम कह सकते हैं एक जो परिस्थिति है दूसरी उससे मिलती जुलती परिस्थिति की ओर उसे ले जाना क्या कहलाएगा? साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यह भी ध्यान रखना है कि समावेशित परिस्थिति के अंदर हमें उसे पढ़ाना है। तो ये 8 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात मैं करता हूं कि इस सिद्धांत के मुख्यतः गुण क्या है और दोष क्या है। गुण तो यह है कि धैर्य, परिश्रम, है ना, सहनशीलता, ऐसे गुणों को थोड़ी सी प्राथमिकता दे देता है ये सिद्धांत। अभ्यास के महत्व को बताने वाला है और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं कि सीखना 2 चीजों पर डिपेंड करता है, कि आपके विवेक पर और आपके अभ्यास पर। बुद्धि काम करती है, अभ्यास काम करता है। तो अभ्यास इंपॉर्टेंट है। नियोजित विषय वस्तु दीजिए बच्चों को, सुव्यवस्थित चीज आप पढ़िए, है ना, बहुत सारा मैटर लाइए, उसका एक शॉर्ट आप बनाइए, नियोजित पाठ्यक्रम बनाइए और अभिप्रेरणा और रुचियों को भी अपने सिद्धांत में जगह देता है। तो ये तो बातें हैं, मेन बातें इस सिद्धांत की। अब कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये है कि व्यर्थ के जो प्रयत्न है उन पे बल देता है ये। जब किसी काम को एक बार में सही तरीके से कर लिया जाए फिर बार बार उसको क्यों करना, है ना। तो इससे समय भी अधिक लगता है, समय अधिक। श्रम साध्य सिद्धांत कौन सा बताओ? श्रम साध्य तो यही है ना, सबसे ज्यादा मेहनत करवाता है।
आगे कहा चिंतन, कल्पना, तर्क, इनकी क्या करता है? अवहेलना करता है। यानी कि जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, जिनके बल पर हम किसी कार्य को एक बार में ही बढ़िया अंजाम दे सकते हैं, उन चीजों की ये अवहेलना करता है। ये तो कहता है बार बार अभ्यास करो, चाहे आपको वो आए फिर भी करो बार बार। आगे कहा सीखने को इन्होंने यांत्रिक बना दिया है, मशीन बना दिया है, इन व्यवहारवादियों ने। ये ध्यान हमें रखना है। तो थार्नडाइक सिद्धांत की ये सीमाएं हैं, ये दोष हैं, इनके बारे में भी हल्का सा ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थार्नडाइक का सिद्धांत अपने आप में मील का पत्थर है, बड़ा ही उपयोगी है। रायबर्न ने तो ये तक कह दिया, दोस्तों सुनिए, रायबर्न ने तो ये तक कह दिया कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे प्रत्येक शिक्षक को कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को थार्नडाइक सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो 8 नियम है प्रत्येक कक्षा कक्ष में लागू होने चाहिए। ये बात किसने कही भाई? मजबूती से रायबर्न ने समर्थन दिया थार्नडाइक का, और कहा कि एक अच्छे अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है कि कक्षा कक्ष में ये 8 नियमों का वो क्या करे? प्रयोग करे। और स्किनर ने ये कहा कि आधी शताब्दी तक थार्नडाइक का सिद्धांत पूरी दुनिया पर छाया रहा, अब उसे नए मनोवैज्ञानिकों द्वारा निखारा जा रहा है। ऐसी बातें स्किनर ने इसके बारे में लिखी है। तो अब हमने पूरा सिद्धांत ये पढ़ा है, आप बार बार इसका अभ्यास कर लीजिए।